नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सूर्य से लेकर शनि पर्यंत जो ग्रह होते हैं वह कहाँ निष्फल होते हैं। मतलब कुछ ऐसी स्थिति होती है, कुछ ऐसा भाव होता है जिसमें उस ग्रह के जाने पर उस ग्रह से संबंधित जो भी शुभ अथवा अशुभ फल है वह जातक को प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे जीवन में भी सभी के जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, कुछ ऐसा कालखंड आता है जिसमें उसे क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है वह पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाता है। अपने आप को उस परिस्थिति से निपटने का वो उसमें साहस नहीं होता है, वो अपने आप को असहज महसूस करता है, असफल टाइप का महसूस करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा तैयारी किया किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, लेकिन वह उसमें असफल हो गया, तो उस समय वो अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है, दीनहीन महसूस करता है, वो अपने आप को बहुत ही शर्मसार महसूस करता है। तो ठीक वैसे ही जन्म कुंडली में भी जो सूर्य से लेकर शनि पर्यंत ग्रह होते हैं वह एक विशेष भाव में जाने के कारण वो असफल होते हैं, असहज होते हैं, निष्फल होते हैं। मतलब उनका फल शुभ हो अथवा अशुभ फल हो वो जातक को प्राप्त नहीं होता है। तो हम बात करते हैं सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत की स्थितियों के बारे में। भाव के अतिरिक्त यहाँ पर केवल सभी ग्रहों का कुछ विशेष भाव में होने पर असफल की चर्चा की जाएगी, मतलब उसके निष्फलत्व की चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में भी ग्रहों के ऐसे कुछ फल होते हैं। जैसे मान लीजिए संधि स्थान में कोई ग्रह गया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह मेष राशि में प्रारंभ होते ही उसकी डिग्री है, मतलब 0.001 है, मतलब वो संधि स्थान में है, तो संधि स्थान में गए हुए ग्रह का फल भी निष्फल होता है, मतलब उसका कोई फल ही नहीं प्राप्त होगा। अथवा अस्त हो गया है कोई ग्रह सूर्य के सानिध्य में जाकर के, तो वो भी निष्फल कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जन्म कुंडली में हमारे जो लग्न से सहित द्वादश भाव होते हैं, उन भाव में से कुछ ऐसे विशेष भाव होते हैं जिसमें यदि कोई ग्रह चला जाए तो वो निष्फल कहा जाता है। आचार्य जो हमारी पुस्तक है जिसे हम कहते हैं जातक पारिजात, और उसके रचनाकार है आचार्य वैद्यनाथ। वैद्यनाथ ने अपने ग्रंथ जातक पारिजात में इस बात का उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि सभानुरिंदु शशिजस चतुर्थे गुरु सुते भूमि सुतः कुटुंबे भृगु सपत्ने रविजः कलत्रे विलग्न तस्ते विफला भवंती। इसका भावार्थ मैं आपको बता देता हूँ कि सभानुरिंदु, पहला जो उन्होंने कंडीशन बताया है, सूर्य से ही प्रारंभ किया है उन्होंने, और वो कहते हैं कि सभानु इंदु मतलब चंद्रमा के साथ यदि सूर्य हो तो वह निष्फल कहलाता है। अब इसको आप कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यहाँ पर प्रथम भाव में हमने सूर्य और चंद्र को ग्रहण किया है। ये स्थिति किसी भी भाव में हो सकती है। द्वितीय भाव, ये जन्म कुंडली का जो बॉक्स है इसे हम कहते हैं द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इसमें कोई सी भी राशि हो सकती है। राशियाँ इसमें परिवर्तनशील होते हैं, भाव हमारे हमेशा स्थिर होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की युति किसी भी भाव में बन रही हो तो ये चंद्रमा सूर्य के होने के कारण निष्फल माना जाता है। सभानु इंदु मतलब मतलब सहित, चंद्रमा के सहित यदि सूर्य हो तो वो निष्फल माना जाता है। यहाँ पर यदि हम सूक्ष्म रूप से यदि हम बात करें तो सूर्य के साथ चंद्रमा का केवल 12 डिग्री का अंतर जो होता है वो अस्त कहलाता है। तो यदि 12 डिग्री की विशेषता में यदि सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है तब तो वो पूर्णतया वो निष्फल माना जाएगा। लेकिन 12 से कुछ और डिग्री आगे बढ़ गया है तो वो निष्फल तो रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा बल जरूर रहेगा। यह स्थिति ऐसी होती है अमावस्या का, आप समझ सकते हैं। मतलब चतुर्दशी समाप्त हुई और अमावस्या प्रारंभ हुई, तो अमावस्या से लेकर के प्रतिपदा जब समाप्त होने को आई है तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। वस्तुतः चंद्रमा जो है एक राशि पर 2.25 दिन रहता है और एक नक्षत्र पर लगभग 24 घंटे का रहता है, मतलब 12 डिग्री एक दिन में मध्यमान से वो चलता है। तो यदि 12 डिग्री के आसपास सूर्य के है, वस्तुतः कुंडली में देखेंगे तो यहाँ पर कई जगहों पर डिग्री भी लिखी रहती है, तो उसको भी आपको देखना है। तो सूर्य के साथ यदि चंद्रमा है तो इसका मतलब चंद्रमा का बल जो है वहाँ पर समाप्त हो गया। अमावस्या के आसपास का उसका जन्म है तो वो चंद्रमा क्या हुआ, दुर्बल हुआ। तो चंद्रमा दुर्बल हुआ तो इसका मतलब है कि उसका जो फल है, शुभ फल जो है वो निष्फल हो गया। जैसे हम किसी को कहते हैं कि निश्चिंत रहिए,
कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब निश्चिंत कहने का मतलब यह है कि चिंता से रहित हो जाइए आप। तो निष्फल कहने का मतलब यह है कि फल से रहित हो जाइए, मतलब अब इस चंद्रमा का कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। मतलब न तो वो शुभ फल देगा, न तो वो अशुभ फल देगा। अशुभ फल कदाचित वो दे भी सकता है, लेकिन शुभ फल तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा। अशुभ फल की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सूर्य के साथ ग्रह है तो इसके गुण को भी अपनाएगा। किसी ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो वो उसके फल को भी देगा। तो जन्म कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो किसी भी एक बिंदु पर विशेष रूप से फोकस होकर के कोई सा भी फलादेश नहीं करना चाहिए। तो ये निष्फल माना जाएगा। मतलब चंद्रमा से संबंधित जो भी उसके फलादेश होंगे, लग्न में बैठा है तो लग्न को वो दुर्बल बनाएगा, शरीर को दुर्बल बनाएगा। ऐसा व्यक्ति मनोरोगी रहेगा, मतलब उसकी इच्छा शक्ति बहुत कम रहेगी, व्यवहारिक नीतियाँ उसकी कमज़ोर रहेंगी, सोशल नहीं हो पाएगा, सामाजिक नहीं हो पाएगा। तो जो चंद्रमा के जो नैसर्गिक गुण होते हैं वो उसमें नहीं रहेंगे, अपितु वो चंद्रमा पापी होने के कारण उससे विपरीत परिणाम उसको प्राप्त होने लगेंगे। तो सूर्य के साथ यदि चंद्रमा है तो ये चंद्रमा निष्फल माना जाएगा। सूर्य तो ग्रहों का राजा माना जाता है, तो इसके संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती, लेकिन चंद्रमा के संदर्भ में ये बात लागू होती है कि चंद्रमा यदि सूर्य के साथ है तो वो चंद्रमा आपका निष्फल हो गया। तो दो ग्रह यहाँ पर हो गए, सूर्य को छोड़ देते हैं, मतलब चंद्रमा हमारा हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं, जो दूसरे नंबर का ग्रह आता है मंगल। आप देखेंगे तो क्रम देखिए, आचार्यों ने ऐसा व्यवस्थित किया है कि मंगल के बाद कौन आता है? बुध। एक भाव छोड़ करके बुध ले लिया है। बुध के बाद कौन सा आता है? बृहस्पति, पंचम स्थान, चतुर्थ से पंचम स्थान। पंचम स्थान के बाद कौन सा आता है? छठा स्थान। बृहस्पति के बाद कौन आएगा? शुक्र। शुक्र छठे भाव में है, छठे भाव से अगला भाव सातवां। शुक्र के बाद कौन आया? शनि। मतलब क्रम देखिए आचार्य ने किस संदर्भ में इस बात को कहा है, अथवा उस समय की क्या उनकी मानसिक स्थिति रही है, अथवा उस समय का क्या उनका काल रहा है, तो ये निष्फल माने जाते हैं। कुछ लोग उसमें बहुत सारे तर्क देते हैं, जैसे मान लीजिए बुध के संदर्भ में ही हम चर्चा करेंगे कि चतुर्थ भाव का बुध जो होता है निष्फल माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नैसर्गिक रूप से यदि हम देखें तो ये चतुर्थ स्थान जो होता है कर्क राशि का स्थान होता है। कर्क राशि जो है बुध की शत्रु राशि है, इसलिए बुध इसमें निष्फल हो गया। ये कुछ लोग तर्क देते हैं, लेकिन ऐसा मेरे दृष्टिकोण से ऐसा उचित नहीं प्रतीत होता है। इस तरह से तो फिर आपको बुध यदि छठे भाव में हो, कन्या राशि में हो तो वो उच्च का है। मीन राशि जो हमारे यहाँ पर होती है, मीन राशि में बुध जो होता है नीच का होता है, तो बुध को यहाँ पर तो और निष्फल मानना चाहिए यदि इस सिद्धांत की आप बात करते हैं तो। उसी तरह से अन्य ग्रहों का, जैसे मान लीजिए शनि सप्तम स्थान में है। सप्तम स्थान नैसर्गिक रूप से तुला राशि का स्थान होता है और शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तो उसके इस सिद्धांत के अनुसार तो इस शनि को हमें और प्रबल योग कारक मानना चाहिए, अच्छा राजयोग देने वाला मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर निष्फल हो गया। तो ये जो लोग तर्क लगाते हैं कि नैसर्गिक रूप से जो कर्क राशि यहाँ पर होती है, तो मेरे दृष्टिकोण से वो शायद उचित नहीं है जो आप उसको समझते हैं। आचार्य ने किस संदर्भ में कहा, उस समय की क्या परिस्थिति रही हो, अथवा उन्होंने बहुत सारे कुंडलियों पर अध्ययन किया तब जाकर के यह निष्कर्ष निकाला, और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो कदाचित यह सत्य भी है। बस इसमें नियम यही होना चाहिए, शर्त यही होना चाहिए कि वो ग्रह अकेला हो, उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो, क्योंकि कोई ग्रह उसको दृष्टि डाल दिया तो वो उसको जीवंत कर देगा, एक्टिव कर देगा उस ग्रह को। मतलब वो निष्फल पड़ा हुआ है, लेकिन कोई ग्रह उसको देख लिया तो उसको जीवित करने का वो पूर्ण प्रयास करेगा। तो निष्फल जरूर होते हैं, लेकिन दृष्टि नहीं होनी चाहिए किसी भी ग्रह की, अथवा कोई ग्रह इन ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए चंद्रमा की कंडीशन को छोड़ करके। मंगल की हम बात करते हैं। मंगल को दूसरे भाव में निष्फल का कारक बताया गया। अब क्यों बताया गया है इसका कोई उत्तर नहीं है। दूसरा भाव कुटुंब का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, मुख का स्थान होता है, नेत्र का स्थान होता है। तो दूसरे भाव में यदि मंगल है तो निश्चित रूप से मंगल के जो गुण धर्म होते हैं वो निष्फल हो जाएंगे, मतलब उसको प्राप्त नहीं होंगे। परिश्रम करेगा लेकिन उसको सफलता नहीं प्राप्त होगी। भूमि के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, प्लॉट के लिए, फ्लैट के लिए वो बहुत परिश्रम करेगा, लेकिन उसको परिश्रम के अनुरूप उसको परिणाम प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वो निष्फल हो जाएगा। मकान बनवाने की सोचेगा लेकिन मकान बन नहीं पाएगा, या बनेगा भी बहुत कठिनता के साथ, बहुत संघर्ष के साथ बनेगा। तो ये होता है द्वितीय भाव का मंगल निष्फल माना जाता है। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका मंगल कहाँ पर है। यदि इन स्थानों में यदि आपका कोई ग्रह है तो आप देखेंगे उस ग्रह का जितना फल आपको मिलना चाहिए ना, नहीं मिलेगा वो।
बुध की बात कर लेते हैं। बुध चतुर्थ स्थान में निष्फल होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कर्क राशि होती है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। चतुर्थ का बुध निष्फल वास्तव में होता है, ऐसा मैंने कई कुंडलियों में देखा है, उसको मैंने व्यवहारिक रूप में भी देखा है कि चतुर्थ स्थान में आपका बुध बैठा हुआ है तो वो बुध निष्फल माना जाएगा। यदि किसी ग्रह के साथ बैठ गया तो निष्फलत्व होने के पश्चात भी उसमें एक ऊर्जा आ जाएगी, अथवा ये ग्रह जो अभी बताया गया है इनकी कंडीशन यदि अच्छी है, मतलब अपने उच्च राशि के हैं, अपने मूल त्रिकोण में हैं, अपने घर के हैं, तो ये निष्फल नहीं माने जाएंगे। मतलब निष्फलत्व होने के पश्चात भी इनमें कुछ ऐसा परसेंट होगा जो उसको दूर करेगा, मतलब पूर्ण निष्फल नहीं होंगे। तो चतुर्थ स्थान का बुध जो होता है निष्फल माना जाता है। चतुर्थ स्थान निष्फल कहने का मतलब है भूमि का, वाहन का, घर का, माता का, बंधुओं का, इन सबसे व्यक्ति को दूर रखेगा। मतलब भूमि खरीदने जाएगा लेकिन भूमि का सुख उसको नहीं प्राप्त हो पाएगा, माता से दूर रहेगा अथवा माता का सुख उसको नहीं प्राप्त हो पाएगा बाल्यकाल से, मतलब आजीवन पर्यंत, मतलब माता उसकी बचपन में ही गुजर जाएगी। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है क्योंकि ये निष्फल माना जाता है। अब आचार्य का क्या अभिप्राय है वो आचार्य ही जाने। पंचम का बृहस्पति निष्फल माना जाता है, ये सत्य बात है। पंचम में यदि बृहस्पति आपका बैठा हुआ है तो वो निष्फल होगा। शर्त यही है कि वो उच्च राशि का ना हो, अपने राशि का ना हो, अथवा किसी मित्र ग्रह की अथवा किसी शुभ ग्रह की इस पर दृष्टि न पड़ रही हो, तो ये बृहस्पति निष्फल माना जाता है। क्योंकि बृहस्पति क्या होता है, एक घर का बड़ा बुजुर्ग सदस्य है। तो जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य होते हैं उनको किसी के सहयोग की अपेक्षा रहती है, किसी का उनके ऊपर किसी का हाथ होना चाहिए। मतलब चलने फिरने में असमर्थ हैं तो उसके लिए कोई एक सहारा होना चाहिए। तो ठीक यही बात बृहस्पति पर भी लागू होती है कि इसको किसी का सहारा अवश्य मिलना चाहिए। इस पंचमस्थ बृहस्पति को यदि कोई इसको सहारा नहीं देगा तो ये बृहस्पति निष्फल हो जाएगा और संतानहीनता का योग निर्माण करेगा। मतलब आपको संतान नहीं होगी या होगी तो वो नष्ट हो जाएगी या बड़े देर से होगी, बड़े उपायों करने के बाद होगी। दूसरी, विद्या आपको बहुत परिश्रम से प्राप्त होगी। मतलब उच्च शिक्षा आप प्राप्त करना चाहेंगे लेकिन उच्च शिक्षा में कई ऐसी बाधाएं आएंगी, विघ्न उपस्थित होंगे कि आप उसको नहीं कर पाएंगे। चूँकि बृहस्पति शिक्षा का कारक होता है, ज्ञान और सुख का कारक होता है, तो सुख के लिए आपको आजीवन भटकना पड़ेगा। न परिवार का सुख मिल पाएगा, न समाज का सुख मिल पाएगा, न किसी भी चीज़ का आपको सुख नहीं मिल पाएगा, भले ही अन्य ग्रहों के कारण आप अच्छी स्थिति में हो तो भी। तो ये होता है पंचम में बृहस्पति का निष्फलत्व। छठे का शुक्र वास्तव में यदि देखें तो निष्फल माना गया, मतलब उसका फल उतना प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि उच्च इत्यादि राशि में है तो फल प्राप्त होगा। लेकिन सामान्य रूप से देखें तो छठे का जिसका शुक्र रहता है वो उतना अच्छा नहीं मानते हैं। मतलब उसमें वैभव शालीनता उतनी नहीं होगी, ऐश्वर्य संपन्न वो उतना नहीं हो सकता है। शुक्र से पत्नी का विचार करते हैं तो हो सकता है पत्नी उसकी रोगी रहे अथवा पत्नी से उसको सुख न प्राप्त हो, दाम्पत्य जीवन उसका बहुत अव्यवस्थित टाइप का हो। तो इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में उपस्थित होती हैं यदि शुक्र आपके छठे भाव में बैठा हुआ है तो, क्योंकि वो शुक्र आपका हो गया वहाँ पर निष्फल। इसी तरह से शनि सप्तम स्थान का भी निष्फल माना जाता है। वस्तुतः शनि को सप्तम भाव में दिग्बली कहा जाता है। शनि जो है पश्चिम स्थान में दिग्बली माना जाता है, लेकिन आचार्य के अनुसार सप्तम स्थान का शनि निष्फल है। ऐसे में निष्फलत्व का दोष मैं उसको बता रहा हूँ। ये एक मुख्य कारण इसका ये है कि शनि सप्तम भाव में है तो ये विवाह में विलंब की स्थिति को करता है, तो एक तरह से निष्फल हुआ। जैसे सामान्य रूप से 25, 26, 27 वर्ष की अवस्था में विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन सप्तम में यदि जिस जातक अथवा जिस स्त्री जातक की कुंडली में सप्तम में शनि बैठा हुआ है तो वो 25, 26, 27, 28 में विवाह न करा करके 30 वर्ष के पश्चात विवाह की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो एक तरह से वो उसका निष्फल किया। मतलब जो 25 से लेकर 28 वर्ष के मध्य विवाह हो जाना चाहिए उसको वो नष्ट करके 30-31 के बाद, अथवा कदाचित ऐसी स्थितियों में कभी कोई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि वो विवाह का सुख ही न दे, मतलब आजीवन वो ब्रह्मचारी रहे अथवा आजीवन वो बैचलर रहे। तो ये सप्तम के शनि का निष्फलत्व माना गया है। राहु और केतु के संदर्भ में यदि बात करें तो आचार्य ने राहु और केतु को ग्रहण नहीं किया है कि राहु और केतु कहाँ पर रहें तो वो निष्फल होते हैं। तो सूर्य से लेकर शनि पर्यंत यदि ग्रह आपके जन्म कुंडली में कोई सा भी ग्रह बैठा हुआ है तो उसका आपके जीवन में क्या अनुभव हो रहा है ना, उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।